हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेल का पार्ट 2। दोस्तों, कोशिका के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कल की वीडियो में। जितना भी दोस्तों कोशिका के बारे में बाकी का पार्ट बचता है उसको हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, दोनों वीडियो आप ध्यान से देख लेना। जिसने भी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख लेना, चैनल पर पड़ी है। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड वाली वीडियो पूरी देखना है ध्यान से। और एक दो बार दोस्तों आपको क्या करना है, पीडीएफ आपको रिवाइज कर लेनी है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमेशा की तरह वीडियो बहुत छोटी सी रहेगी, इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलेगी, तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ तक मैंने कल आपको बता दिया था प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। दोस्तों जंतुओं में दोस्तों ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, और दोस्तों जो पादप होते हैं, कवक होते हैं और दोस्तों बैक्टीरिया होते हैं, उनमें सेकंड वाली लेयर होती है। पहली लेयर कौन सी होती है उसमें दोस्तों, सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है पादप, कवक और दोस्तों आपकी बैक्टीरिया में, वो कौन सी होती है, सेल वॉल होती है। ठीक है, और दोस्तों सेल वॉल जो होती है वो अलग अलग टाइप से आपकी अलग अलग चीज़ों से इनकी बनी होती है। ठीक है, बैक्टीरिया की अलग चीज़ से बनी होती है, कवक की अलग से और पादप की अलग से। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था दोस्तों पादप की किससे बनी होती है, आपकी सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, ये सब मैंने आपके साथ कल डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में। देखिए, आगे अगर हम बात करते हैं कोशिका के बारे में, तो दोस्तों इसमें एक लिक्विड पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों कोशिका द्रव्य। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों, ये वाली सेल है आपकी कोशिका। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये बीच वाला पार्ट। ठीक है, अब देखिए अगर मैं सेल एक इसको मान लूँ, ठीक है, और बीच में ये आपकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर दोस्तों क्या हो गया, आपकी सेल वॉल। और उससे सेकंड वाली लेयर जो होती है आपकी, वो होती है आपकी दोस्तों सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बीच में दोस्तों यहाँ पर एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों कोशिका द्रव्य। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के मध्य उपस्थित होता है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के मध्य दोस्तों एक लिक्विड भरा होता है कोशिका के अंदर, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म या फिर कोशिका द्रव्य। ठीक है, अब देखिए कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म जिसको बोला जाता है कोशिका द्रव्य, या ये दोस्तों यहाँ पर भरा होता है। आप देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अगर ये दोस्तों एक आपकी सेल है, देखिए चाहे आप पादप कोशिका के बारे में बात कर रहे हो या फिर आप जंतु कोशिका के बारे में बात कर रहे हो दोस्तों, दोनों में ये पाया जाता है साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। ठीक है, दोनों में ये पाया जाता है। अगर मैं आगे आपसे बात करता हूँ दोस्तों, केवल और केवल दोस्तों ये लिक्विड होता है। ठीक है, साइटोसोल से ये बना होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में दोस्तों, क्रोमोसोम। ठीक है, अब देखिए क्रोमोसोम के बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, आपको कोशिका के अंदर ऐसे टाइप की कुछ संरचनाएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, ये धागे नुमा संरचना जो होती है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों ये किससे बना होता है, तो दोस्तों डीएनए प्लस हिस्टोन नामक एक प्रोटीन से ये बना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होता है। ठीक है, तो डीएनए प्लस हिस्टोन नामक एक प्रोटीन से मिलकर ये बना होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी सबसे छोटी इकाई के बारे में दोस्तों, इसका जो मोनोमर होता है दोस्तों, वो होता है आपका जीन। ठीक है, मानव शरीर में क्रोमोसोम के कितने जोड़े पाए जाते हैं दोस्तों, यहाँ से भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम पेयर के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो 23 पेयर यहाँ पर क्रोमोसोम्स के एक सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, मानव शरीर की कोशिका में। और दोस्तों अगर हम सिंगल की बात करें तो 46 क्रोमोसोम हमारी कोशिकाओं में दोस्तों पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जेनेटिक सब्सटेंस यानी कि अनुवांशिक पदार्थ दोस्तों इसके अंदर होता है। ठीक है, एक जगह और दोस्तों जेनेटिक सब्सटेंट पाया जाता है, लेकिन वहाँ पर केवल माता का जेनेटिक सब्सटेंट दोस्तों पाया जाता है, अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर माता और पिता दोनों का जेनेटिक सब्सटेंट यानी कि अनुवांशिक पदार्थ दोस्तों पाया जाता है। ठीक है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन नामक दोस्तों उससे मिलकर बना होता है। ठीक है, क्रोमोसोम। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों बहुत सारे जीव होते हैं, अलग अलग जंतुओं में जो है क्रोमोसोम की संख्या अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों क्रोमोसोम की संख्या लिखी हुई है ये वाली। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों कॉमन नेम इनका लिखा गया है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों राउंड वॉर्म, जिसको हम आम लैंग्वेज में दोस्तों केंचुआ बोलते हैं, तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी पाई जाती है दोस्तों, 4 पाई जाती है। ठीक है, यहाँ से आपसे जरूर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, जहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको बनाना हो एग्जामिनर को, तो यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, देखिए ह्यूमन का सबको पता है। ठीक है, कि कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं ह्यूमन को सेल में,
46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं या फिर 23 पेयर पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात सबको पता होगी। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन जब थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना हो तो एग्जामिनर क्या करता है, आपसे डॉग का पूछ लेगा, चिंपैंजी का पूछ लेगा, या फिर आपसे राइस का पूछ लेगा। ठीक है, या आपसे पूछ लेगा कि हाईएस्ट जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं। तो दोस्तों एक ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम एक पौधा होता है दोस्तों, उसमें पाए जाते हैं सबसे हाईएस्ट क्रोमोसोम कितने दोस्तों, 630 यानी कि आपके 630 दोस्तों क्रोमोसोम उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ सबसे कम के बारे में तो दोस्तों लोवेस्ट क्रोमोसोम जो पाए जाते हैं दोस्तों, मरमीसिया पिलोसुला दोस्तों एक जीव होता है, उसमें दोस्तों केवल एक पेयर पाया जाता है क्रोमोसोम का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, लोवेस्ट और हाईएस्ट। ठीक है, एक चीज़ आपको और याद रखनी है दोस्तों, यहाँ पर चावल में कितने पाए जाते हैं दोस्तों क्रोमोसोम, 24, मानव में आपके 46 पाए जाते हैं, चिंपैंजी में 48 और कुत्ते में दोस्तों कितने पाए जाते हैं, 78 पाए जाते हैं। ठीक है, मटर का पौधा जो होता है दोस्तों, उसमें कितने क्रोमोसोम या फिर कितने पेयर आपके क्रोमोसोम्स के पाए जाते हैं, तो दोस्तों मटर के पौधे में आपके 7 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मटर के पौधे में क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है दोस्तों वो कितने पेयर पाई जाती है, तो 7 जोड़ी क्रोमोसोम यहाँ पर पाए जाते हैं मटर के पौधे में। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों पिग जो सुअर होता है दोस्तों आपका, उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 38, और बिल्ली की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें भी आपकी 30 दोस्तों पाई जाती है। देखिए यहाँ पर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, आप इसको देख लेना अच्छे से जूम करके पीडीएफ में से। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ आपसे दोस्तों आगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, दोस्तों इसको कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस भी दोस्तों इसको बोला जाता है। ठीक है, देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है दोस्तों, जिनमें वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है दोस्तों, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया उसमें नहीं पाया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है सबसे पहली बात तो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों यूकैरियोटिक सेल जो होती है दोस्तों, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इसकी खोज के बारे में तो दोस्तों अल्टमैन ने इसको खोजा था कब दोस्तों, 1894 में अल्टमैन द्वारा ये खोजा गया। ठीक है, अब देखिए इसको पढ़ो आप आराम से, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, प्रथम उद्दीत कोशिकांग है। ठीक है, यानी कि सब कोशिका का दोस्तों सबसे पहले खोजा जाने वाला अंग कौन सा आपका, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, पावर हाउस भी इसको बोलते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। पावर हाउस इसको दोस्तों क्यों बोलते हैं ये भी मैं आपको अभी बता दूंगा। यह एक अर्ध स्वायत्त अंग है जिसमें इसका समय का डीएनए दोस्तों पाया जाता है। ठीक है, मैंने आपको दोस्तों वहाँ पर क्या बताया था, क्रोमोसोम्स में डीएनए जो दोस्तों होता है वो अनुवांशिक पदार्थ को दोस्तों अपने अंदर रखता है। ठीक है, उसमें माता और पिता दोनों का दोस्तों अनुवांशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक सब्सटेंट पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, आपका केवल मदर का दोस्तों पाया जाता है। ठीक है, केवल माता का आपका जेनेटिक सब्सटेंट यहाँ पर पाया जाता है, किसमें दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों आपसे कि इसको पावर हाउस क्यों बोला जाता है, तो दोस्तों जो आपके दोस्तों जो ऊर्जा बनती है दोस्तों, लगभग 38 एटीपी की जो एनर्जी होती है दोस्तों वो यहीं पर बनती है, इसीलिए इसको बोला जाता है दोस्तों पावर हाउस। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल इसको बोला जाता है। ठीक है, ऊर्जा गृह बोला जाता है इसको। अब यहाँ पर दोस्तों एटीपी किसको बोला जा रहा है दोस्तों, एटीपी यहाँ पर बोला जा रहा है मेनली करेंसी ऑफ सेल एनर्जी। ठीक है, कोशिका की दोस्तों जो ऊर्जा होती है उसकी एक करेंसी आप इसको मान सकते हैं एटीपी को। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे आप कोई सामान लेने जाते हैं दोस्तों, वहाँ पर आपको क्या चाहिए होता है, पैसे चाहिए होते हैं, तो आप किसका यूज करते हैं वहाँ पर दोस्तों, अपनी करेंसी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो एटीपी वर्ड यूज हो रहा है दोस्तों वो करेंसी ऑफ सेल एनर्जी के लिए यहाँ पर दोस्तों एटीपी का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ आपसे लाइसोसोम के बारे में, दोस्तों लाइसोसोम जो है आपका ये भी दोस्तों केवल यूकैरियोटिक सेल यानी कि जो वेल डेवलप कोशिका होती है दोस्तों उसी में पाया जाता है। ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात दोस्तों 1955 में क्रिश्चियन डी डुवे ने लाइसोसोम की खोज की। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि लाइसोसोम की खोज किसने करी, तो क्रिश्चियन डी डुवे ने इसकी खोज करी। कब करी दोस्तों, 1955 में। ठीक है, अब देखिए इसको क्या क्या नाम से और बुलाया जाता है दोस्तों, आत्मघाती थैला इसको बोला जाता है दोस्तों, सुसाइडल बैग, निपटान थैला दोस्तों इसको बोला जाता है, परमाणु बम इसको बोला जाता है, सफाई कर्मचारी इसको बोला जाता है दोस्तों, क्लीनर्स। इसको ये क्यों बोला जाता है दोस्तों, देखिए जो आपकी सेल होती है दोस्तों
उनमें क्या होता है दोस्तों, सेल डिवीजन आपका होता है, ठीक है। एक कोशिका आपकी क्या करती है, 2 कोशिकाओं में टूट जाती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये वाली कोशिका क्या होती है, ये वाली कोशिका दोस्तों आपकी खत्म हो जाती है। जब एक सेल दोस्तों पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है तो दोस्तों लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम फट जाता है दोस्तों, और उसके बाद क्या होता है, आपकी वो वाली कोशिका दोस्तों खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको दोस्तों आत्मघाती थैली या फिर निपटान थैला या फिर परमाणु बम या फिर सफाई कर्मचारी, इतने सारे नाम से इसको जाना जाता है। किसको दोस्तों, लाइसोसोम को, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ राइबोसोम के बारे में, तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की सेलों में दोस्तों पाया जाता है राइबोसोम, ठीक है। 1955 में जॉर्ज एमिल पालेडे द्वारा खोजा गया, ठीक है, जिसका नाम पलाड के कोप्सुकल यानी कि कण रखा गया, ठीक है। पलाड के कण इसका नाम रखा गया, ठीक है। प्रोटीन की एक सेकंड दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों 1955 में किसके द्वारा खोजा गया, ये आपका एमिल पालेडे द्वारा ये खोजा गया, ठीक है, जिसका नाम पलाड के कण रखा गया। राइबोसोम शब्द वैज्ञानिक रिचर्ड बी रॉबर्ट्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए एक पाई जाती है दोस्तों आपकी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि जिसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है दोस्तों, उसमें नहीं पाया जाता है। ये यूकैरियोटिक सेल जिसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है दोस्तों, उसमें पाई जाती है अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है। एंडो यानी कि अंतः, प्लाज्मिक यानी कि प्लाज्मा, रेटिकुलम यानी कि नेटवर्क, ठीक है। एक ये जाली टाइप का दोस्तों आपका नेटवर्क आपकी कोशिका के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 चीज़ें लिखी गई है आपकी, SER और आपका RER, ठीक है। SER से दोस्तों क्या मतलब है आपका यहाँ पर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दोस्तों RER से क्या मतलब है आपका दोस्तों, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब दोस्तों इनका दोनों का अलग अलग कार्य होता है, ठीक है, दोनों मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आपका जो SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दोस्तों, इसका कार्य क्या होता है दोस्तों, फैट का निर्माण करना, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन, कैल्शियम को स्टोर करना, ठीक है, ये तीनों इसके कार्य होते हैं। किसके दोस्तों, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ठीक है। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है, इसको आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों आपसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो इसका कार्य होता है प्रोटीन बनाने में ये सहायता करता है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर भी वही बात लिखी गई है दोस्तों, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और रफ अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है। स्मूथ ER दोस्तों इसका क्या कार्य है दोस्तों, संग्राहक कोशिकांग स्टेरॉइड के निर्माण की कुंजी आयनों को स्टोर करता है, जिनकी बाद में आवश्यकता हो सकती है। रफ ER दोस्तों इसका क्या काम है दोस्तों, आपका प्रोटीन का संश्लेषण और पैकेजिंग करना, ठीक है। देखिए 2-3 बातें और इसके बारे में यहाँ पर लिखी गई है, ये भी आपको पढ़नी है दोस्तों। अंतःप्रद्रव्य जालिका दोस्तों जो होती है आपकी केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। यह RBC और दोस्तों शुक्राणु में अनुपस्थित रहती है, ठीक है। RBC जो दोस्तों RBC जो होती है आपकी वो भी एक टाइप की सैली है, ठीक है, और स्पर्म जो होते हैं दोस्तों वो भी एक टाइप की आपकी सैली है, उनमें अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाई जाती है, ठीक है, उसमें अनुपस्थित रहती है। ER को 1897 में गार्नियर द्वारा प्रकाश माइक्रोस्कोप के साथ देखा गया था, जिन्होंने एर्गास्टोप्लाज्मा शब्द को गढ़ा, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शब्द कीथ और पोर्टर द्वारा दिया गया था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एक देखिए दोस्तों यहाँ पर बात लिखी गई है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषित करने में के लिए एक साथ काम करते हैं और उन्हें उनके अंतिम गंतव्य तक पहुंचाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका दोस्तों कार्य किसका, अंतःप्रद्रव्य जालिका का, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों सारी। अब देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं आपके न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक के बारे में, ठीक है। दोस्तों इसको ब्रेन ऑफ सेल भी बोला जाता है, ठीक है, ब्रेन ऑफ सेल भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और दोस्तों कोशिका का जो जितने भी दोस्तों आपके कोशिकांग होते हैं, जितने भी अलग अलग आपके अंग पाए जाते हैं दोस्तों कोशिका में, उनमें सबसे बड़ा होता है कौन दोस्तों, केंद्रक, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका केंद्रक खोजा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। केंद्रक की खोज किसने करी दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन ने करी, ठीक है। न्यूक्लियस एक झिल्ली बाध्य अंग है जिसमें कोशिका के गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। एक झिल्ली में दोस्तों ये बंधा होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और जिसमें सब जितने आपके क्रोमोसोम दोस्तों उसी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। न्यूक्लियर झिल्ली के में छिद्र केंद्रक के अंदर और बाहर अणुओं के आवागमन को दोस्तों संभव बनाते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और देखिए दोस्तों एक आपका लास्ट में आता है दोस्तों आपका गोल्जी उपकरण या फिर गोल्जी अपैरेटस, ठीक है।
कैमिलो गोल्गी द्वारा खोजा गया, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा दोस्तों, गोल्जी एपैरेटस पड़ा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका प्राथमिक कार्य कोशिका द्वारा संश्लेषित किए जाने वाले प्रोटीन और लिपिड जैसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स को प्रक्रियान्वित करना और पैकेजिंग करना होता है, ठीक है, ये आपको इसके कार्य याद रखने हैं। ठीक, बस दोस्तों यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है आपका सेल का पार्ट 2, ठीक है, आपका जो सेल चैप्टर है दोस्तों पूरा यहाँ पर फिनिश हो जाता है, ठीक है। कल की वीडियो और दोस्तों आज की ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देख लेना, दोनों PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, ठीक है, तो वहाँ से जाकर आपको PDF दोस्तों 1-2 बार रिवाइज कर लेनी है और वीडियो 1-2 बार और अच्छे से देख लेनी है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। दोस्तों वीडियो आपकी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।